दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के या फिर यूँ कहें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक सबर्बन एरिया से है। दरअसल एक मुंबई के सबर्बन एरिया में एक छोटा-सा परिवार रहा करता था, जिसमें 60 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम दामोदर, उनका एक 22 साल का लड़का जिसका नाम हरीश और उनका एक छोटा-सा परिवार। इस परिवार में 60 वर्षीय दामोदर की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो इस परिवार में नहीं थीं। बाकी इस परिवार में सिर्फ़ पिता और पुत्र ही रहा करते थे। एक छोटा-सा परिवार था और इनका एक छोटा-सा बिज़नेस चला करता था, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। 20-22 साल का ये लड़का हरीश अपनी कॉलेज की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर चुका था और अब आगे की पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहता था। बस ऐसा सोचकर वो अपने पिता दामोदर के बिज़नेस में उनका हाथ बटाने लगता है और धीरे-धीरे काम को सीखकर अपने पिता के साथ ही रोज़गार में लग जाता है। दिन अच्छे चल रहे थे, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस अब कमी थी तो घर को सँभालने वाले की। बस इसी चीज़ को देखते हुए दामोदर ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कई जगहों पर बातचीत की, कुछ एड्स देखे, कुछ दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क किया और कई लोगों से अपने बेटे की शादी के बारे में चर्चा की। अंत में एक परिवार से एक इनके पास रिश्ता आता है, वो परिवार भी इनके दोस्त के जानने वाले का ही होता है। जब उस परिवार से इस लड़की का रिश्ता आता है, तो ये लोग तय समय पर अपने बेटे को लेकर उस लड़की के घर जाते हैं, जहाँ पर एक 19-20 साल की एक बेहद कमसीन और बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अनीका बताया जा रहा है, वो उस घर में होती है। इस घर में लोगों का मिलना-जुलना अच्छे से होता है, बातचीत होती है और पहली ही नज़र में दामोदर को उनकी जो बेटी थी अनीका, वो पसंद आ जाती है। बस ऐसा समझकर दामोदर उस बेटी को 2000 के आस-पास का शगुन पकड़ाते हैं और वहाँ से इस रिश्ते को पक्का करने के बाद, एक तरीके से रोके की रस्म को करने के बाद वहाँ से घर लौट आते हैं। इसके बाद तय समय पर शादी का मुहूर्त रखा जाता है और 3-4 महीनों के बाद ये शादी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। दोस्तों, ये जो लड़की अनीका थी, वो दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी कमसिन और इतनी कम उम्र की और इतनी चंचल स्वभाव की लड़की थी कि पहली ही नज़र में हरीश और दामोदर दोनों उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं और ये तय कर लेते हैं कि ये हमारे घर की ही बहू बनेगी और ऐसा कहकर वो अपने समधी से इस बारे में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि आज से आपकी बेटी हमारी बहू हुई और अब आप इसके लिए कोई रिश्ता मत देखिए, हम इसी समय पर इस रिश्ते को पक्का कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो आप सभी को चौंकाकर हैरान और परेशान कर देगा। लेकिन उससे पहले हमारे सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है ताकि हम एक नई वीडियो बना सकें। बहरहाल होता यूँ है कि जब ये लोग इस रिश्ते को पक्का करके अपने घर पे लौटते हैं ना, तो वहाँ पर जो हरीश होता है वो अनीका से बात करने के बहाने ढूँढा करता है। गाहे-बगाए उसके पास कॉल किया करता है और देखते ही देखते 3-4 महीने का वो वक़्त आ जाता है जब शादी होने वाली थी। शादी होने के समय पर दोस्त रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, शादी अच्छे तरीके से हो जाती है। सुहागरात के मौके पर हरीश अपनी पत्नी अनीका के कमरे में जाता है, वहाँ पर उसका घूंघट उठाता है और सारी रस्म अदायगी के बाद डेढ़ 2 घंटे तक ये लोग बातचीत करते रहते हैं। बातचीत में दीन दुनिया जहान की बातें होती हैं, प्यार-मोहब्बत की बातें होती हैं। रात गुज़रने लगती है। इसके बाद 12 बजे के बाद से ये लोग वही काम करना शुरू करते हैं, जो आम तौर पर हर दूल्हा और दुल्हन सुहागरात की पहली रात में करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये रात बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुज़र जाती है और पहले ही रात में ये अनीका अपने पति हरीश की इस मर्दानगी को देखकर, उसकी इस शक्ति को देखकर खुश हो जाती है। हर तरीके से उसे खुशी मिल रही थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक सुकुमार सा, सुंदर सा, एक अकेला लड़का और इतना सुंदर शरीर वाला व्यक्ति जो अपनी पत्नी की हर ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है, ज़िंदगी में और कुछ चाहिए भी तो क्या? ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुज़र रही होती है। हरीश रोज़ सुबह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातचीत करता, अपने पिता के साथ वो लोग भोजन करते और उसके बाद अनीका अपने काम में लग जाती और पिता-पुत्र उस बिज़नेस में लग जाते जहाँ पर वो काम करते थे और सुबह-शाम का यही रूटीन चल रहा होता है। धीरे-धीरे वक़्त पंख लगाकर उड़ रहा होता है, लेकिन एक रोज़ ऐसा होना था जो कि नहीं होना चाहिए था। किस्मत की लेखनी में कुछ और ही लिखा था कि हरीश की एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हरीश के पिता दामोदर को इस बारे में पता चलता है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और तत्काल मौका-ए वारदात पर पहुँचते हैं। अपनी बहू अनीका को इस बारे में सारी जानकारी देते हैं और उसे भी वो तत्काल वहीं पर बुला लेते हैं। दोस्तों, जब अनीका और उसके ससुर दामोदर अपने बेटे का खून से सना हुआ शरीर देखते हैं जो कि कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से कुचल गया था, बस उनकी होश-हवास नहीं रहती है, वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। खैर किसी प्रकार से कागज़ी कार्यवाही को पूरा करने के बाद
पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद ये लोग उस शव का दाह संस्कार कर देते हैं और दुखी मन से अपने घर पर लौट आते हैं। ज़िंदगी एक बार फिर से गुज़रने लगती है, वक़्त एक बार फिर से करवटें बदलने लगता है और इसके बाद अब जो दामोदर की बहू थी अनिका, एक कमसिन उम्र की थी, नौजवान एक कच्ची कली की तरह थी, जिसे दीन दुनिया की कोई समझ नहीं थी। भरी जवानी में ही वो विधवा हो चुकी थी और अपने ससुर के साथ ही उसी घर में अकेले रहा करती थी। ससुर ने कई बार सोचा कि उसे घर पर भेज दे, लेकिन अनिका जो थी वो कमसिन तो थी ही, लेकिन अब वो अपने पति की इन यादों को छोड़कर इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहती थी। साथ ही साथ वो अपने ससुर को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए अब अनिका ने अपने ससुर का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और वही सारे काम करने लगी जो अनिका का पति हरीश अपने समय में किया करता था। धीरे-धीरे करके अनिका ने काम की बारीकियों को सीखा, अपने ससुर दामोदर के साथ काम में हाथ बटाने लगी और अब ससुर और बहू दोनों लोग एक साथ काम पर जाते थे और अपने बिज़नेस को देखभाल कर रहे थे। वहाँ से एक साथ ही अपने घर पर आते थे। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे समझ बढ़ने लगती है, अनिका के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। अनिका ये सोचती है कि इस घर में मैं अकेली ही हूँ, मेरे ससुर के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा बिज़नेस है, टर्नओवर इतना अच्छा हो रहा है, पैसों की इतनी अच्छी आमदनी हो रही है। इन सारे पैसों की अगर मालकिन मैं अकेले ही बन जाऊँ, तो क्या ना इतना अच्छा हो और इसके बाद मैं मेरे ससुर के आश्रित भी नहीं रहूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी कहीं और गुज़र-बसर कर सकती हूँ। बस ऐसा सोचकर वो अपने ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके बाद अनिका ने अपने ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान छोड़ दिया और अब वो ये सोचने लगी कि क्यों ना अगर ऐसा हो कि अगर मैं अपने ससुर को ही अपने जाल में फाँस लूँ और मेरे ससुर खुश होकर सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा मुझे ही दे दें, तो कितना अच्छा हो जाए। इस तरीके से साँप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और मुझे एक सिक्योरिटी भी मिली रहेगी। बस ऐसा सोचकर अब अनिका अपने ही ससुर के ऊपर गंदी नज़र रखने लगती है। आए दिन गाहे-बगाए उसके सामने उघाड़े बदन लेकर घूमती थी, छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, उसे अश्लील तरीके से टच किया करती थी और इस तरीके से वो उसे प्रोवोक कर रही थी ताकि उसका ससुर कुछ ऐसी-वैसी हरकतें कर दे। लेकिन हर बार दामोदर अपने आप पर काबू करता था, अपनी बहू की इज़्ज़त को समझता था, अपनी बेटी की उस मरी हुई आत्मा से माफ़ी माँगता था और वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। लेकिन अनिका जिसके इरादे अपने ससुर की इज़्ज़त के ऊपर डोल चुके थे, उनकी धन-दौलत और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी गिद्ध जैसी निगाहें बहुत पहले से ही अब लग चुकी थीं। वो आए दिन नए-नए मौके तलाश रही थी। हालाँकि अब ससुर कहीं न कहीं ये सोचने लगता है कि अनिका भरी जवानी में विधवा हुई है, उसके पास और कोई है नहीं, किसी से वो बातचीत नहीं करती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। तो हो सकता है कि उसकी शारीरिक ज़रूरतें उसे उसके पति की कमी खला रही हों। बस ऐसा सोचकर वो भी कहीं न कहीं अब अनिका के ऊपर ध्यान देने लगता है। और इधर अनिका जब ये देखती है कि उसका ससुर भी अब कहीं न कहीं उसके प्रति आकर्षित हो रहा है, तो एक रोज़ वो ये करती है कि अपने ससुर के लिए बाहर से जाकर एक मेडिकल स्टोर से एक शक्तिवर्धक दवा लेकर आती है और उसे उसके दूध में मिलाकर भोजन के समय में उसे खिला-पिला देती है। जब रात होती है 10 बजे के आस-पास का वक़्त होता है, तो ससुर के शरीर में बहुत तेज़ी से उत्तेजना होने लगती है और उन हाई शक्तिवर्धक दवाओं का जो असर था, वो अब उसके शरीर पर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे ससुर के शरीर में उत्तेजना होनी शुरू होती है, बहू उसके पास आ जाती है और वो उसके पैरों में मालिश करने लगती है। वो उससे ये कहती है कि शायद आपके पैरों में दर्द हो रहा है और इसलिए मैं आपके पैर में मालिश कर देती हूँ। मालिश करते-करते वो अपना हाथ ससुर के प्राइवेट अंगों पर भी लगाना शुरू कर देती है, जिससे ससुर अब और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। बस उस रात शर्म और हया की सारी दीवारें टूट जाती हैं और ससुर और बहू के बीच में ऐसा प्रेम संबंध, ऐसा शारीरिक संबंध बन जाता है, जो किसी ने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। ससुर अनिका के साथ इस तरीके से संबंध बनाने लगता है, जो उसके पति ने कभी उसके साथ नहीं बनाया होगा और इस तरीके से जब उसके साथ संबंध बनाता है, तो दोनों एक बहुत खुश हो जाते हैं। डेढ़ 2 घंटे तक जिस्मानी संबंधों का एक जो ज़बरदस्त तरीके से दौर चलता है, जो अनिका की हालत खराब कर देता है। अनिका अब अपने पति को छोड़कर अब अपने ससुर के ऊपर फ़िदा हो जाती है, वो अपने ससुर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगती है। कहते हैं कि जब शर्म और हया की दीवारें टूटती हैं और इज़्ज़त का जब पर्दा गिर जाता है, तो ये लगातार चलना शुरू हो जाता है। बस यही होता है ससुर और बहू के बीच में। जब एक बार ये शर्म की दीवार टूटती है, तो आए दिन हर रोज़ इन दोनों के बीच ऐसे ही शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक साथ काम पर जाते थे, साथ में खाना खाते थे और साथ में ही अपने रूम में जाकर शारीरिक संबंध बनाते थे। वो सब कुछ कर रहे थे जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है और अब बेटे की यादें जो थीं, वो दोनों के ज़हन से धुंधली हो चली थीं। तो उसके बाद अनिका अब अपने ससुर को हँसाना शुरू करती है। उनके ऊपर में सुझाव देती है कि अगर आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर कर दें, अगर ये बिज़नेस मेरे नाम पर कर दें,
तो मैं इसे और ऊँचाई पर ले जा सकती हूँ और मैं काम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ, मैं बाहर दौड़-भाग कर सकती हूँ। आप इस उम्र में अब इतनी ज़्यादा दौड़-भाग नहीं कर सकते। लेकिन ससुर किसी भी तरीके से समझ नहीं रहा था, तो अब अनिका अपने ससुर को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। वो ये सोचती है कि मेरा ये जो हथकंडा था, शारीरिक संबंधों को बनाने का जो दौर था, इसके ज़रिए तो मेरा ससुर पिघला नहीं, अब मैं इसे अगर रास्ते से ही हटा दूँ, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे हत्थे आ जाएगी और इसके बाद मेरे रास्ते का जो काँटा है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बस ऐसा समझकर अनिका अपने ससुर को एक रोज़ खाने में ज़हर मिलाकर खिला देती है और इसके बाद ससुर की तड़प-तड़प कर वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस तरीके से जब ससुर की दर्दनाक मौत हो जाती है, तो किसी को कोई शक भी नहीं होता है क्योंकि ससुर और बहू के बीच में जो संबंध थे, वो बहुत ही दोस्ताना रवैये जैसे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बहू अपने ही ससुर के लिए इस तरीके का कोई हैरत-अंगेज़ काम कर सकती है। बहरहाल, पड़ोसियों को बुलाया जाता है, लोगों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और ससुर की इस देहांत के बारे में बताया जाता है। जब ससुर के देहांत की खबर निकल कर सामने आती है तो लोग परेशान होते हैं। ससुर के शव का दाह संस्कार करने की प्रक्रिया रस्म अदायगी शुरू करने का प्रयास किया जाने लगता है। इसी बीच कोई रिश्तेदार जो कि देखता है कि ससुर का जो शरीर है वो कुछ नीला टाइप का पड़ रहा है और अनिका को चेहरे पर कोई ज़्यादा दुःख नहीं समझ में आ रहा है, तो चुपचाप बाहर निकल कर पुलिस को कॉल कर देता है। तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है और ससुर के शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तत्काल बारीकी से शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट निकल कर सामने आती है और इधर अनिका के जो बयानात लिए जाते हैं, वो दोनों अलग-अलग थे। अनिका का ये कहना था कि उसके ससुर की आकस्मिक दम घुटने से मौत हो गई, उनको हार्ट अटैक आया है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ-साफ बता रही थी कि ससुर को ज़हर दिया गया है और ज़हर देने के कारण ससुर की मौत हुई है। बस इसके बाद अनिका से पुलिस अपने तरीके से उनकी खातिरदारी करती है, उनसे अच्छे से पूछताछ करती है, तो अनिका कुछ ही समय में टूट पड़ती है और सारा का सारा सच एक तोते की तरह बयाँ कर देती है। दरअसल वो ये बताती है कि उसने तरह-तरह के हथकंडे अपनाए। उसने ये सोचा कि अगर वो अपने ससुर को पटा ले, तो उसका ससुर उसके प्यार में पागल होकर उसे सारी की सारी प्रॉपर्टी दे देगा। पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसके नाम कर ही देगा। कई तरीके से उसने उसे मनाने का, समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुर किसी भी तरीके से मानता ही नहीं है। अंत में आज ही जाकर अनिका ने अपने ससुर को ही रास्ते से हटा लेने का पूरा प्लान स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर लिया और एक रोज़ जब वो ऑफ़िस से अपने घर लौट रही होती है, तो अपने ससुर के लिए वो ज़हर खरीद कर लाती है और जिस मेडिकल स्टोर से वो शक्तिवर्धक दवाओं की खरीदारी किया करती थी, बस उसी मेडिकल स्टोर से उसने वो ज़हर की गोलियाँ खरीदी और लाकर अपने ससुर को खाने में मिलाकर खिला दी। 10-20 मिनट तड़पने के बाद ज़िंदगी की जद्दोजहद में अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते ही उस नामुराद, उस बदकिस्मत ससुर की दर्दनाक मौत हो जाती है और उसके बाद ये बहू जो थी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। वो सोचती है कि अब सारा कुछ मुझे ही मिल जाएगा, लेकिन हाय रे बदकिस्मत बहू, जिसे अपने पति का भी साथ ना मिल सका और अपने ससुर का भी साथ ना पा सकी। जो उसका बाप जैसा ससुर उसकी इज़्ज़त कर रहा था, उसकी ख़्याल कर रहा था, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। वो तो उसके लिए कुछ और ही सपने देख रहा था, लेकिन लालच और हवस में अंधी बहू को इस तरीके का एक गंदा खेल खेलना पड़ा, जिसके कारण एक हँसता-खेलता परिवार तो तबाह पहले ही हो चुका था। बहू भी अपनी किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही और अब उसे पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल एक सच्ची वारदात है, जो हमारे समाज का एक कड़वा सच है, एक कड़वा आईना है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं? क्या बहू को ऐसा करना चाहिए था या फिर ससुर की इज़्ज़त करनी चाहिए थी, ससुर को प्यार देना चाहिए था? और एक रोज़ ऐसा होता कि ससुर खुद ही खुश होकर बहू को सारी की सारी प्रॉपर्टी देकर इस दुनिया से रुखसत होकर अपने बेटे के पास चले जाते। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। एक नई वीडियो लेकर हम अनुराग आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए मुझे यानी अनुराग को आज्ञा दीजिए और टेक केयर। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।